हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मोहित चौबे और आप देख रहे हैं नॉलेज ब्रूक में आज हम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के अंतर्गत जो बाल विकास है या चाइल्ड डेवलपमेंट जो पहली यूनिट है उसमें हम मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस के बारे में चर्चा करेंगे कि किस प्रकार बुद्धि का मापन किया जाता है। बुद्धि के मापन से संबंधित अलग अलग शिक्षाविदों ने क्या क्या रणनीतियाँ बनाई, क्या क्या टूल्स बनाए। तो चलिए एक बार बात करें। ये मेरी प्रोफाइल है, आप एक नज़र यहाँ डाल सकते हैं। चलिए बात करें कि अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, आपने अगर अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल आप कर लें, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड हो उसकी जानकारी आपको मिल सके। टेलीग्राम पे जितने भी वीडियो हम यहाँ से अपलोड करते हैं उनकी PDF आपको प्राप्त हो जाएगी। साथ ही आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो जब भी कोई वीडियो अपलोड होगा उसकी जानकारी आपको मिल जाएगी। आगे बात करें कि आज हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। सर फ्रांसिस गैल्टन ने कुछ डिस्कशन किया है इंटेलिजेंस के बारे में, उनके बारे में हम जानेंगे। फिर बिनेट साइमन इंटेलिजेंस टेस्ट, तो साइमन और बिनेट ने अपना एक इंटेलिजेंस टेस्ट बनाया था। उसके बाद लुइस टर्मन ने कुछ काम किया है इंटेलिजेंस के ऊपर, उसके बारे में बात करेंगे। फिर हम देखेंगे कि इंटेलिजेंस को जो भी स्कोर किया जाता है इंटेलिजेंस टेस्ट के अकॉर्डिंग, उसमें किन किन स्कोर्स पे क्या क्या डेजिग्नेशन दिए जाते हैं कि ये मंदबुद्धि बालक है, यह एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बालक है। उसके बाद बात करेंगे डेविड विशलर, तो डेविड विशर ने जो एडल्ट इंटेलिजेंस है उसके ऊपर काम किया। और एप्टीट्यूड और अचीवमेंट टेस्ट के बारे में हल्की सी जानकारी लेंगे कि ये होते क्या हैं। चलिए सबसे पहले देखें सर फ्रांसिस गैल्टन। तो सर फ्रांसिस गैल्टन पायनियर इन द मेजरमेंट ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन 19th सेंचुरी, इंग्लैंड के थे ये। और इनने जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं उनसे संबंधित जो भी डिफरेंसेस होते हैं, जैसे कि आप हो सकता है पढ़ने में अच्छे हों लेकिन आपको खेलने में अच्छे ना हो, आप खेलने में अच्छे हों लेकिन पढ़ने में अच्छे ना हो, तो ये व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं। हो सकता है कि आप फास्ट रीडिंग कर सकते हैं लेकिन आप फास्ट ड्राइविंग नहीं कर सकते। तो दीज ऑल आर इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तो जो सर फ्रांसिस गैल्टन थे, इनने पहली बार 19th सेंचुरी में, ये इंग्लैंड के निवासी हैं और इन 19th सेंचुरी में पहली बार जो है इंटेलिजेंस को व्यक्तिगतता के आधार पर देखा। पर्टिकुलरली कंसर्न्ड अबाउट सेंसरी रिस्पॉन्सेज, मतलब जो आपके संवेदी प्रतिक्रियाएं होती हैं उनके बारे में चर्चा की। जैसे कि हम देख के कुछ चीज़ों को समझते हैं, हम सुन के कुछ चीज़ों को समझते हैं, और सुनने के साथ साथ कुछ चीज़ों के हमारे तीक्ष्ण रिस्पॉन्स होते हैं, मतलब एकदम ही एक्यूट जो रिस्पॉन्सेज होते हैं। जैसे हम एकदम से किसी चीज़ को गर्म चीज़ को टच कर लें, हम हॉट पॉट को टच कर लें, हम चाय की केतली को टच कर लें तो एकदम से हम अपने हाथ को हटा देते हैं। तो इस प्रकार के रिस्पॉन्सेज जो होते हैं ये हमारे सेंसरी रिस्पॉन्सेज होते हैं, इन सभी के बारे में, और कितने समय में हम प्रतिक्रिया दे रहे हैं। जैसे एक बालक है, उसको हल्की सी डांट लगा दी जाए वो रोने लगता है, और एक बालक है जिसको बहुत डांटा जाए, बहुत मारा जाए, लेकिन उसके जो भी क्रियाकलाप हैं उनमें ज़्यादा परिवर्तन नहीं आता। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में जो कि मुख्य रूप से सेंसरी रिस्पॉन्सेज से संबंधित हैं, मतलब संवेदी प्रतिक्रियाओं से संबंधित हैं, इनने चर्चा की। एंड द रिलेशनशिप्स टू डिफरेंट इन एबिलिटी, और इनने यह भी देखा कि व्यक्तिगत ता के आधार पे, मतलब जो व्यक्तिगत क्षमताओं के आधार पे अलग अलग व्यक्ति की जो क्षमताएं हैं, क्षमताओं का प्रदर्शन है वह अलग अलग होता है। तो ये तो थे सर फ्रांसिस गैल्टन, इनके बारे में हमने जाना। आगे हम बात करते हैं विनेट साइमन इंटेलिजेंस टेस्ट। तो साइमन और विनेट ने, जो कि फ्रेंच साइकोलॉजिस्ट थे, मतलब फ्रांसीसी मनोवैज्ञानिक थे, इनने काफ़ी अच्छा काम किया और डेवलप्ड जो ये विनेट साइमन इंटेलिजेंस टेस्ट है, यह विनेट और साइमन के द्वारा डेवलप किया गया। जो कि इनका पूरा नाम अगर हम जानने का प्रयास करें तो विनेट का पूरा नाम है अल्फ्रेड विनेट और साइमन का नाम है थियोडोर साइमन। तो इनका जो ये इंटेलिजेंस टेस्ट है ये काफ़ी ज़्यादा उपयोग किया जाता है और काफ़ी जगह आपने इसका प्रयोग देखा होगा। इसके बाद इसको आगे भी जानते हैं। एडमिनिस्टर्ड टू चिल्ड्रन टू एवेल्युएट देयर परफॉर्मेंस मेंटल एज एट गिवन क्रोनोलॉजिकल एज। ओके, मुख्य रूप से जो इनने इंटेलिजेंस टेस्ट बनाया ये बालकों के ऊपर, मतलब बच्चों के ऊपर एडमिनिस्टर किया जाता है, लागू किया जाता है, और मुख्य रूप से इस बात का आकलन किया जाता है कि उनकी जो परफॉर्मेंस है, जो उनका प्रदर्शन है, वह उनकी जो मानसिक आयु है और उसके साथ जो उनकी उम्र है उसके अनुसार किस प्रकार वो दे रहे हैं। मतलब इन्हें रिसर्च की, अलग अलग स्लॉट बनाए, अलग अलग कैटेगराइजेशन किया कि किन किन परिस्थितियों में क्या क्या मार्क दिए जाएंगे, और ये देखा कि एक उम्र के औसत बच्चों की आयु कितनी होनी चाहिए। 10 साल के बालक की मानसिक आयु के अनुसार उसको क्या क्या आना चाहिए, क्या क्या प्रतिक्रियाएँ उसे देनी चाहिए, इन तमाम चीज़ों पर इनने काफ़ी काम किया। तो मेंटल क्वेश्चन को इस तरीके से अगर हम समझें, जो कि इन्हें समझाया, तो मेंटल क्वेश्चन होता है मेंटल एज, मतलब व्यक्ति की मानसिक आयु, और बटे क्रोनोलॉजिकल एज, मतलब अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज, मतलब जितनी उसकी एज है, जितना उसकी जो जब से वो पैदा हुआ है, जितने वर्ष का वो है, उसको हम डिवाइड करते हैं। यूज टू एवेल्युएट चाइल्ड्स लर्निंग पोटेंशियल। इस समय ये जो बालक का लर्निंग पोटेंशियल है, जो याद करने की क्षमता है, उसके बारे में जानकारी मिलती है।
तो उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आई होगी। बिनेट साइमन इंटेलिजेंस टेस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, भूलिएगा मत। और इसमें यही है कि मेंटल क्वोशेंट को हम निकालते हैं जब, तो मानसिक आयु अपॉन क्रोनोलॉजिकल आयु, मतलब जितनी उसकी उम्र है बालक की, वो इससे बालक का जो पोटेंशियल है, लर्निंग पोटेंशियल, मतलब सीखने की या मूल्यांकन करने की क्षमता, इसके बारे में जानकारी मिलती है। चलिए, उसके बाद लुइस टर्मन ने कुछ काम किया। तो टर्मन फ्रॉम स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी रिसीव्ड रिवाइज्ड बिनेट साइमन स्केल इन 1916। तो क्या था बिनेट साइमन के काम को, बिनेट साइमन कहाँ के थे, यहाँ के थे, फ्रांस के थे। और ये जो टर्मन हैं, ये हैं काम किया इनने बिनेट साइमन के ऊपर ही, और 1916 में इनने बिनेट साइमन के टेस्ट को फिर से रिवाइज कर दिया। और इनने ही रिवाइज द स्केल कॉल्ड स्टैनफोर्ड बिनेट इंटेलिजेंस टेस्ट। ये स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के थे, तो इनने उसका नाम रखा स्टैनफोर्ड बिनेट इंटेलिजेंस टेस्ट। हम आगे इस पर चर्चा करते हैं। तो इट रिटेन द कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल एंड क्रोनोलॉजिकल एज, मतलब जो ये काम इनने किया, इसमें जो मेंटल एज, क्रोनोलॉजिकल एज का कॉन्सेप्ट था कि जो मानसिक आयु है और जो आपकी उम्र के अनुसार जो आपकी आयु है, उस अवधारणा को इन्हें सुरक्षित रखा। इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ द इंटेलिजेंस क्वोशेंट। लेकिन यहाँ पे जो ये पीछे बात कर रहे थे मेंटल क्वोशेंट की, तो इनने मानसिक भाव की जगह, मानसिक क्वोशेंट की जगह, इनने उसकी जगह इंटेलिजेंस क्वोशेंट का प्रयोग करना शुरू कर दिया, मतलब जिसको हम वर्तमान में IQ कहते हैं। तो बस इनने यहाँ पे डिफरेंस किया, इस तरीके से इन्हें रिवाइज किया। अराइव्ड एट बाय द फॉलोइंग वाइडली यूज्ड फार्मूला, जो कि नीचे हम फार्मूला समझ सकते हैं कि IQ इक्वल्स टू, मतलब इंटेलिजेंट क्वोशेंट इक्वल्स टू मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज, और इन्हें 100 से इंटू करना शुरू कर दिया, मतलब 100 पर 100 में देखना शुरू कर दिया। तो ये विच अलाउज द कंपेरिजन बिटवीन चिल्ड्रन ऑफ डिफरेंट एजेस। अब जो हमने क्योंकि इसको 100 से कंपेयर करना शुरू कर दिया, मतलब परसेंट में लेना शुरू कर दिया, तो हम जो डिफरेंट बच्चे हैं, अलग अलग बच्चों के साथ हम इसको तुलनात्मक, जो इसका तुलनात्मक अध्ययन है, वो अब कर सकते थे। चले आगे देखें। तो ये जो IQ का ग्राफ है, वो लगभग बार शेप होता है। इसमें माना जाता है कि जो सेंटर है, मतलब ऑन एवरेज बच्चों का जो IQ है वह 100 के आसपास आता है। तो इन्हें 100 को सेंटर में रखा, और दोनों ही तरफ अगर 100 से कम है तो बच्चे का IQ कम है, और अगर 100 से ज़्यादा है तो बच्चे का IQ ज़्यादा है। तो एवरेज जो इन्हें माना वो 100 माना। अगर 90 से 110, मतलब 90 to 110 है, तो बालक की जो मानसिक वृद्धि है, जो IQ है, वह नॉर्मल है। अगर 130 के ऊपर है तो वह काफ़ी तीक्ष्ण बालक है, काफ़ी अच्छा बालक है। और अगर उल्टा 100 के बीच है, अगर 70 के नीचे है, तो फिर मेंटली डिफिशेंट है, मतलब मानसिक रूप से विक्षिप्त है। तो मानसिक विक्षिप्तता किसी भी प्रकार की हो सकती है। यह आपके बायोलॉजिकल हो सकती है, आपके एनवायरनमेंट की वजह से हो सकती है। चलिए आगे हम इस पर डिस्कशन करेंगे। रेंजेस ऑफ इंटेलिजेंस स्कोर्स, मतलब जो इंटेलिजेंट स्कोर हमने डिसाइड किए हैं, डिफाइन किए हैं, उसकी कुछ रेंजेस के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। और ये हमारे CTET, MP, TET और जितने भी TET एग्ज़ाम्स हैं, उनके अलावा काफ़ी जगह काम आएगा। द टू एक्सट्रीम्स ऑफ द लेवल ऑफ इंटेलेक्चुअल फॉलोइंग आर नोन एज द डेवलपमेंटली डिसेबल्ड एंड गिफ्टेड, मतलब जिनका विकास नहीं हुआ है, डिसेबल्ड है, या उनकी जो मानसिक विकलांगता के शिकार हैं वो, और या फिर गिफ्टेड हैं, मतलब किसी प्रकार से गिफ्टेड का मतलब सीधी बात है कि उनको उपहार मिला हुआ है उनकी बुद्धि का, उनकी तीक्ष्णता का। दोज आइडेंटिफाइड एज मेंटली रिटार्टेड, मतलब जिनको हम बोल सकते हैं कि मानसिक रूप से विक्षिप्त हैं या कमज़ोर हैं। समटाइम्स डिस्क्राइब्ड एज द डेवलपमेंटली डिसेबल्ड, तो माना जाता है कि उनका विकास जो था, विकास में विकलांगता आ गई, विकास उनका बेहतरी से नहीं हुआ। हैव वन, जो IQ1 है, हैव IQ स्कोर 70 और बिलो, मतलब जो इनका IQ है वह मुख्य रूप से 70 या 70 के नीचे पाया जाता है। द सीवियरिटी ऑफ द डिसेबिलिटी एंड द करस्पॉन्डिंग IQ स्कोर आर माइल्ड, मतलब जो है काफ़ी ज़्यादा देखा जाए विकलांगता की गंभीरता और इसकी स्कोर को अगर हल्के में देखें हम, तो लगभग 50 से 70 के बीच में जो सीवियरली डिसेबल्ड व्यक्ति हैं वो देखने को मिलते हैं। मॉडरेट डिसेबल्ड की बात करें तो वो 35 से 50 के आसपास होते हैं। मतलब हम 50 से, ये नॉर्मल तो देख लिया हमने कि आमतौर पे 50-70 हैं, मॉडरेट देखेंगे तो 35 से 50 हैं, और गंभीर देखेंगे, मध्यम देखेंगे तो 35 से 50, और गंभीर देखेंगे तो 20 से 35, और बहुत ही ज़्यादा अगर विक्षिप्त लोगों की बात करें तो वो 20 से नीचे होते हैं। हम फिर से रिवाइज कर लें ये, क्योंकि क्वेश्चन बन जाता है, ये स्लॉट पूछ लिए जाते हैं और कई बार हमें इसमें से सही चूज़ करना होता है। तो जो प्रोफाउंड हैं या गंभीर रूप से या एकदम ही गहरे हैं, सीधी बात, गंभीर तो बाद में लेंगे, हम गहरे लोगों की बात करें जो बिल्कुल ही विक्षिप्त हैं, तो वो 20 के नीचे इनका IQ देखा जाता है। जो सीवियर है, मतलब गंभीर है, उनका IQ 20 से 35 देखा जाता है। जो मॉडरेट है, मतलब मध्यम IQ लेवल है जिनका, वो 35 से 50 देखा जाता है। और सामान्य जो है विकलांगता जिनके अंदर है, मानसिक विकलांगता, वो 50 से 70 के आसपास देखे जाते हैं।
फिर सम बट नॉट ऑल द कॉजेज ऑफ मेंटल रिटार्डनेस आर नोन आर इंक्लूडेड, मतलब कई बार हम हर कॉज को, हर वजह को जो मेंटल रिटार्डनेस की है, मानसिक मंदता की है, उसको हम कैटेगराइज नहीं कर पाते। मतलब कहने की बात यह है कि मानसिक मंदता के सभी कारणों को नहीं जाना जाता और इसमें से शामिल हैं जैसे डाउन सिंड्रोम। हम डाउन सिंड्रोम एक प्रकार की बीमारी है, ये बायोलॉजिकल बीमारी है जो आपके क्रोमोसोम्स में कुछ परिवर्तन की वजह से आ जाती है। जेनेटिक डिसऑर्डर जैसे कि आनुवांशिक विकार, जैसे फेनिल कीटोनीरिया, इसमें भी व्यक्ति का जो दिमाग है अच्छी तरीके से विकास नहीं होता। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर एंड डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी ड्यू टू द एनोक्सिया। एनोक्सिया मुख्य रूप से ऑक्सीजन की कमी है और ये आमतौर पर बच्चों के विकास में काफ़ी परेशानी पैदा करता है और गैस्टेशन पीरियड के आसपास ये परेशानियाँ आती हैं। मतलब अगर हम बात करें तो गर्भावधि के दौरान, गैस्टेशन मतलब गर्भ में जब बच्चा होता है उस दौरान एनोक्सिया मतलब ऑक्सीजन की कमी, अगर बालक को माता के थ्रू अच्छे से ऑक्सीजन नहीं मिल रही है तो के कारण एक चयापचय विकार और विकासात्मक विकलांगता होती है। मतलब जो आपका नॉर्मल डिसेबिलिटी है, मतलब आपकी शारीरिक डिसेबिलिटी है और साथ ही जिस प्रकार से आपको बढ़ना चाहिए, आपका जिस प्रकार से डेवलपमेंट होना चाहिए, उसमें आपको डिसेबिलिटी देखने मिलेगी। साथ ही साथ आपको जो और भी इस प्रकार के मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हैं, मतलब जो भी आपके शरीर में जिस प्रकार से जितने भी आपके केमिकल्स हैं, मतलब हार्मोन्स हैं, उनको काम करना चाहिए वो अच्छे से काम नहीं करते। जैसे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर की वजह से व्यक्ति का पाचन अच्छे से नहीं होता, जब सांस वगैरह लेने में भी तकलीफ होती है कि क्योंकि मेटाबॉलिज्म अच्छे से काम नहीं करता, तो आप सांस ले रहे हो लेकिन आपकी सेल्स तक, आपके शरीर के हर हिस्से तक ऑक्सीजन नहीं पहुँच पा रही। इस प्रकार की परेशानियाँ होती हैं। चलिए आगे बात करें। The gifted usually fall within the upper 2 to 3% of the IQ score distribution between 130 to 145। मतलब जो उपहार वाले बालों की बात करते हैं, जिनके पास काफ़ी सारी दक्षताएं हैं, काफ़ी सारी बहुत अच्छी क्षमताएं हैं, तो वो बहुत ही कम होते हैं और ये माना जाता है कि आमतौर पर बस 2 से 3% ही होते हैं। और ये जो 2 से 3% लोग हैं ये बिलोंग करते हैं 130 IQ से लेकर 150 IQ तक। लुइस टर्मन ने समझाया है कि वेल नो लॉन्गिट्यूडनल स्टडी ऑफ द गिफ्टेड फाउंड दैट गिफ्टेड चिल्ड्रंस आर जनरली सुपीरियर टू एवरेज IQ पीयर्स इन हेल्थ। मतलब इन लुइस टर्मन ने काफ़ी स्टडी करी इनके ऊपर और ये बताते हैं कि जो सुपीरियर रहते हैं ये काफ़ी, जो उनके साथ वाले लोग हैं, तो उनके जो सहपाठी हैं, जो उनके सहकर्मी हैं, उनसे काफ़ी सुपीरियर होंगे। किन किन चीज़ों में ये उनसे ज़्यादा अच्छे होंगे, औसत से काफ़ी बेहतर होंगे। तो बात करेंगे हम स्वास्थ्य के बारे में, तो हेल्थ में काफ़ी बेहतर होते हैं। अचीवमेंट्स जो भी ये अर्जित करते हैं, जो भी ये अपने जीवन में प्राप्त करते हैं, तो काफ़ी कुछ प्राप्त कर लेते हैं ये। एडजस्टमेंट ऑफ लाइफ स्ट्रेसेस, मतलब जितनी भी समस्याएं हैं जीवन की, क्योंकि इनमें वो विलक्षण क्षमताएं हैं कि उन क्षमताओं का प्रयोग करके ये अपने जीवन को काफ़ी सुगम और सुव्यवस्थित बना लेते हैं। करेंटली गिफ्टेड चिल्ड्रंस आर आइडेंटिफाइड नॉट ओनली बाय IQ बट ऑल्सो बाय द सुपीरियर पोटेंशियल इन एनी ऑफ द 6 एरियाज। मतलब ऐसा नहीं है कि गिफ्टेड चिल्ड्रंस को हम सिर्फ IQ से देखें। मतलब आजकल IQ की डेफिनेशन सिर्फ आपने एक टेस्ट लगा दिया और उसके आधार पर व्यक्ति को आपने IQ असाइन कर दिया, तो फिलहाल इतना ही संतुष्ट करने लायक या इतना ही लोगों को सेटिस्फाई करने के लिए नहीं है। इसके अलावा भी बच्चों में देखा जाता है कि अगर उनमें बुद्धिमत्ता है, स्पेसिफिक एप्टीट्यूड है किसी प्रकार का, जैसे मैथ सॉल्व करने की क्षमता है, या किसी प्रकार की क्रिएटिविटी है, जैसे कई लोग वीडियोस बनाते हैं यूट्यूब पे, टिकटॉक पे, तो आपने देखा होगा कि उनकी खुद की एक पर्टिकुलर व्यक्तिगतता है, एक उनका खुद का व्यक्तित्व है जिसको आप और हम फॉलो करते हैं। उनके परफॉर्मेंस हैं, उनकी आर्ट्स हैं, उनके एथलेटिक्स हैं, तो ये तमाम चीज़ें भी जो है सुपीरियर या गिफ्टेड IQ के बारे में हमें बताती हैं, ये गिफ्टेड चिल्ड्रंस के लक्षणों के बारे में बताती हैं। तो उम्मीद करते हैं कि जो IQ है उसका कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। किस स्लॉट में किस प्रकार की मानसिकता या किस प्रकार की बुद्धि की बात करी गई है उसके बारे में आपको समझ में आया होगा। और साथ ही जो गिफ्टेड चिल्ड्रन का कॉन्सेप्ट है कि वह सिर्फ IQ तक सीमित नहीं है, अगर आप में और भी कुछ क्षमताएं हैं तो आप उन क्षमताओं का प्रयोग करके भी अपने आप को गिफ्टेड बना सकते हो या गिफ्टेड साबित कर सकते हो समाज के सामने। चलिए और कुछ फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं। डेविड विशलर ने एडल्ट इंटेलिजेंस के ऊपर काम किया, तो एडल्ट इंटेलिजेंस टेस्ट बनाया इनने, जिसको WAIS है, जो 1939 में बनाया गया। फिर इसको रिवाइज किया गया तो इसका WAIS-R आया, जो कि रिवाइज्ड वर्जन था, तो इसके आगे R लगा दिया गया है। फिर ही डेवलप्ड एन इंटेलिजेंस स्केल फॉर चिल्ड्रन। अब इनने एडल्ट के लिए काम किया, फिर उनको महसूस हुआ कि बच्चों के लिए भी आवश्यकता है, तो इनने यही काम बच्चों के लिए किया, तो WISC आया। और उसके बाद इसको फिर से रिवाइज किया गया तो WISC-R आ गया। कंटेन 2 स्किल्स ऑफ वर्बल एंड परफॉर्मेंस, मतलब इन्हें 2 जो पैमाने हैं वो रखे, एक रखा मौखिक और एक प्रदर्शनकारी। तो वर्बल IQ और परफॉर्मेंस IQ इसके अंतर्गत देखे गए। मतलब जो व्यक्ति जितना अच्छा
मौखिक रूप से अपनी बुद्धि का प्रदर्शन कर सकता था, तो वर्बल आईक्यू में आ गया। और जो व्यक्ति प्रदर्शन के माध्यम से अपनी बुद्धि को लोगों के सामने प्रदर्शित कर सकता था, तो उसने अपने प्रदर्शन या परफॉर्मेंस के आधार पर आईक्यू आ गया। टेस्ट स्केल रिवील्ड अदर स्ट्रेंथेस एंड वीकनेसेस ऑफ द टू स्किल्ड एग्जामिनर। मतलब ये माना जाता है कि जो इनका टेस्ट स्केल है, काफ़ी ये यूज़ किया जाता है, काफ़ी प्रचलित है डेविड वेशलर का, तो क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ों को एक साथ बता देता है। ये आपकी वर्बल परफॉर्मेंस के बारे में बता देगा और आपकी परफॉर्मेंस जो आपकी एक्टिविटीज़ हैं उसके बारे में भी बता देगा। तो अगर एक अच्छा एग्जामिनर है तो वो बालक के इस जो WISCR या WAISR है, इसके माध्यम से लोगों के और भी स्किल्स और सारी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के बारे में भी जानकारी निकाल सकता है। उसके बाद टेस्ट ऑफ एप्टीट्यूड एंड अचीवमेंट्स। अब बात आती है कि एप्टीट्यूड और अचीवमेंट का टेस्ट कैसे लगाया जाता है। ये तो हमने इंटेलिजेंस के बारे में बहुत लंबी चौड़ा डिस्कशन कर लिया। तो होता क्या है कि एप्टीट्यूड मुख्य रूप से क्या है कि आप किस प्रकार से, आपका क्या नज़रिया है समाज को देखने का। मतलब सीधी बात यह है कि मौखिक और प्रदर्शन दोनों ही योग्यताएं इसमें आवश्यक होती हैं। आपका कुल मिला के किस प्रकार का एटीट्यूड है। जैसे बोलते हैं ना कि आप टीचर का एप्टीट्यूड है, मतलब आप में टीचर बनने की क्षमताएं हैं, आप में जैसा गुण होने चाहिए उस पर्टिकुलर पर्सनालिटी के हिसाब से, तो उस प्रकार के आप में गुण हैं। तो द एंट्रेंस टेस्ट फॉर वेरियस जॉब्स एंड कोर्सेज कम अंडर एप्टीट्यूड एंड कैपेसिटी ऑफ लर्नर्स। मतलब सीधी बात यही है कि जितने भी ये एंट्रेंस एग्जाम होते हैं विभिन्न नौकरियों और पाठ्यक्रमों के लिए, जो प्रवेश परीक्षाएं होती हैं, यही एप्टीट्यूड और शिक्षार्थी की क्षमता के आधार पर होती हैं, जो कि क्षमताएं हम किस प्रकार देखते हैं। तो मौखिक और प्रदर्शन दोनों में इन योग्यताओं का जिक्र किया जाता है। एंड अचीवमेंट्स डेट व्हाट वी हैव लर्नड, मतलब जो भी उपलब्धियां जो उनने प्राप्त की हैं इसके तहत उनके बारे में हमें जानकारी मिलती है। जैसे यूपीएससी का एग्ज़ाम होता है तो ये 3 टायर एग्जामिनेशन होता है। पहले आपका एक जीएस का पेपर होगा प्रीलिम्स का, उसके साथ एक आपका सीसेट होगा जिसमें आपके एक जनरल एप्टीट्यूड को भी टेस्ट किया जाता है कि आपकी रीजनिंग कैसी है, आप परिस्थितियों के साथ कैसे डील कर सकते हैं। जब आप दोनों में ही पास होता, जब आप सीसेट में पास होते हैं तभी आप आगे जाके आपका मेंस का, मतलब जो मेन जीके का पेपर है, जीएस का पेपर है, वो चेक होता है। तो इस प्रकार से एप्टीट्यूड हर जगह महत्वपूर्ण होता है। फिर तो कई जगह ऐसी भी विवाद चलते हैं कि ऐसे जो एग्ज़ाम जिसमें एप्टीट्यूड आपको टेस्ट ही करना है, तो ये जैसे मेडिकल और इंजीनियरिंग के एग्ज़ाम्स होते हैं उस प्रकार उन नौकरियों के लिए भी एंट्रेंस एग्ज़ाम होने लगे और फिर उसी माहौल में उनको पढ़ाया जाए और आगे बढ़ाया जाए। खैर आगे कुछ ऐसा होगा तो बिल्कुल हम उस पर भी डिस्कशन करेंगे। उसके बाद क्लैट जो कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट है, उसमें भी इस प्रकार के एप्टीट्यूड और अचीवमेंट टेस्ट के बारे में बात की जाती है। फिर IIT JEM जॉइंट एडमिशन टेस्ट है जो MSc के लिए होता है, IITs में अलग अलग सब्जेक्ट से। तो ये तमाम प्रकार के जितने भी टेस्ट हैं, तो एप्टीट्यूड और अचीवमेंट टेस्ट को हमें समझें तो सीधी बात जो भी हमारी नौकरियों के लिए या किसी प्रकार के पाठ्यक्रम से संबंधित एग्ज़ाम्स हैं, एंट्रेंस एग्ज़ाम्स, तो इन कैटेगरीज में आते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि इंटेलिजेंट को हम कैसे टेस्ट करते हैं इसके बारे में जिन भी शिक्षाविद हुए हैं या साइकोलॉजिस्ट हुए हैं, मनोवैज्ञानिक, उनने जो बातें कहीं वो आपको सब समझ में आई होंगी। जो भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आया वो आप हम कमेंट में लिख सकते हैं और हम उस पर आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन वीडियो अलग से बनाकर अपलोड कर देंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और अपनी प्रतिक्रिया देते रहिए, क्योंकि आपकी प्रतिक्रिया ही हमें मोटिवेट करती है। थैंक यू सो मच।